Hello, good morning everyone. Today the topic of our discussion is transition in Bengal. बंगाल में संक्रमण। जैसा कि आप जानते हैं, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें 3 पोर्ट सिटीज मेजर हैं, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। तो जैसा कि E.H. कार फेमस हिस्टोरियन ने कहा है कि हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड पास्ट, अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड पास्ट। तो ये बंगाल क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी के लूट और उसके आधिपत्य का भी केंद्र बना। फिर आप आएंगे तो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी एक बहुत ही सेंसिटिव सेंटर रहा, और पोस्ट इंडिपेंडेंस इवन इन 21st सेंचुरी और इन द कंटेम्परेरी एज बंगाल holds a prominent position not only in regional politics and socio-economy but at the national level. उसका राष्ट्रीय स्तर पर महत्व है, आज से नहीं, ये शुरू से। और जब आप देखते हैं कि यूपीएससी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ट्रांजिशन इन 18th सेंचुरी इंडिया, 18वीं शताब्दी के भारत में संक्रमण, उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अगर कोई है तो वो है बंगाल। क्योंकि आप देख रहे हैं मुगल काल से ही बंगाल पर आधिपत्य होता है, फिर वहां धीरे धीरे ऑटोनोमस स्टेट की स्थापना होती है, फिर यूरोपियन कंपनीज का आगमन होता है और उसका वहां से आर्थिक गतिविधि के द्वारा ये उसकी लूट, जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसका मुख्य आधार इस बंगाल का मतलब उस समय तत्कालीन बंगाल का मतलब है बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उसकी संपन्नता है, उसकी आर्थिक दृढ़ता एवं मजबूती है। तो हम ये जाने कि बंगाल में संक्रमण कैसे हुआ, हाउ ट्रांजिशन टुक प्लेस इन बंगाल। क्या बंगाल शुरू से वहां मुस्लिम कम्युनिटी इतनी हावी थी? बिल्कुल नहीं। रिसेंट स्कॉलरशिप जैसा अध्ययन इतिहास का बताता है कि वहां बंगाल एक ऐसा प्रांत है भारत का जहां इस्लामीकरण स्थानीय लोगों के द्वारा हुआ, इंडिजेनस पीपल के द्वारा हुआ, ना कि किसी और के द्वारा जो बाहरी पाश्चात्य से आए थे। ये एक फैक्ट है। दिस इज अ रिसेंट स्कॉलरशिप ऑन बंगाल, ये रिसेंट अध्ययन है। तो देखिए, आपको मैं बताऊं क्या हुआ। पहले इसके लिए जो ट्रांजिशन बंगाल में होता है, इसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। वो क्या है? पहला जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, फर्स्ट जियोमॉर्फोलॉजिकल, सेकेंड इकोनॉमिक, एंड थर्ड पॉलिटिकल। और ये सारे फैक्टर्स लीड करते हैं चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर ऑफ बंगाल। आइए, आप अगर बंगाल में आएंगे इधर, तो यहां देखिए, ये पूर्वी हिस्सा जो इसका है, बंगाल एक डेल्टैक रीजन है। तो वहां जो गंगेटिक प्लान है, गंगेटिक प्लान, वो लोअर गंगेटिक प्लान है, निम्न गंगा घाटी है,
और आपको पता होना चाहिए कि इस डेल्टेक रीजन में, बंगाल के डेल्टेक रीजन में 12वीं से 18वीं शताब्दी तक, 12th to 18th सेंचुरी तक जियोमॉर्फोलॉजिकल भू आकृतिक वैज्ञानिक परिवर्तन काफी आए। देखिए यहां जब आ जाता है, ये नीचे प्लेन हो गया, तो प्लेन हो गया तो पहले से जो नदी वहां बह रही थी वो नदियां वहां फ्लैट हो जाती हैं और वो अपने बाउंड्री को क्रॉस कर जाती है। 1570 के दशक में, इन 1570s, ये यहां रिवर कोर्स दो रूपों में बट जाता है। रिवर कोर्स दो रूपों में बढ़ता है। एक साउथवर्ड आता है, साउथवर्ड सतगांव की तरफ, जो नियर कलकत्ता है, सतगांव नियर कलकत्ता, कोलकाता नहीं कहेंगे चूंकि उस समय यही टर्म है। और एक साउथ, ये ईस्टर्न साइड में, ये साउदर्न साइड में सतगांव और ईस्टर्न साइड में सोनार गांव, जो ढाका के निकट है, वर्तमान बांग्लादेश, उधर की ओर चली जाती है। अब यहां क्या है, ये चूंकि साउथवर्ड है, यहां सिल्ट का डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है। तो 17वीं शताब्दी में ये बंद हो जाता है, ये रास्ता, और फिर लोग ईस्टवर्ड जाते हैं। ये ईस्टवर्ड जाना, ये ईस्टवर्ड जाना, ईस्टवर्ड मूवमेंट जो हो रहा है, यही बंगाल के प्रॉस्पेरिटी को डिटरमिन करता है। और बंगाल की प्रॉस्पेरिटी उसी ईस्टवर्ड मूवमेंट से आता है। कैसे, वो हम समझे, जो फाइनली लीड करता है वहां के सोशल कंपोजिशन में एसिमिलेशन को, अर्थात चेंज को। कैसे मुस्लिम कम्युनिटी एसिमिलेट होती है बंगाली हिंदू कम्युनिटी में, ये ईस्टवर्ड मूवमेंट है। तो आइए जब ईस्टवर्ड आता है तो यहां पूरा घना जंगल है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की क्लियरिंग होती है। फॉरेस्ट की क्लियरिंग होने से, जंगलों को काटने से क्या होता है, वो अरेबल लैंड हो जाता है, कृषि योग्य भूमि। और चूंकि ये डेल्टेक रीजन है, तो डेल्टेक रीजन होने के कारण और बहुत सारी नदियां हैं, तो इसके कारण यहां वाटर क्या होगा, वाटर पर्याप्त मात्रा में है। तो आपको ज्योग्राफी में जानते होंगे कि पैडी कल्टीवेशन के लिए, धान की खेती के लिए ज्यादा मात्रा में जल का होना आवश्यक है। तो देखिए इस कारण से बंगाल क्या हो गया, राइस कल्टीवेशन का बहुत बड़ा रीजन बन गया, वेट राइस कल्टीवेशन। तो इस प्रकार वेट राइस कल्टीवेशन के लिए क्या हुआ, इनको ज्यादा लैंड भी मिल गया और वाटर भी है, तो यहां इट लीड्स टू एग्रीकल्चरल बूम। तो अब आप समझिए, जब एग्रीकल्चरल बूम आ गया तो पीजेंट का कंडीशन क्या हो जाएगा किसानों का,
उसकी आय में आमदनी ज्यादा होगी, जमींदारों की भी, चूंकि वो टैक्स पे कर रहा है, उसकी भी ज्यादा होगी। तो यहां इनकम का लेवल क्या हुआ, बढ़ गया। जब भैया इनकम का लेवल बढ़ गया तो लोग खाने पीने के अलावा अदर तरह की भी सुविधाएं चाहेंगे, अदर फैसिलिटीज उनको चाहिए। तो अदर फैसिलिटीज चाहिए। और वहां का ज्योग्राफी आप देखिए कि वहां क्या था, कॉटन का काफी प्रोडक्शन हो रहा है और सिल्क का। याद कीजिए सिल्क रूट जो चाइना से आ रहा है एंशिएंट टाइम में, तो वो उसी बंगाल बिहार होते हुए जम्मू कश्मीर होके वो निकल रहा है जो है मिडिल ईस्ट में। करेक्ट। तो ये देखिए कंटिन्यूटी कैसे है। मैं यही बता रहा था कि एच कार साहब ने कहा कि हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड द पास्ट। तो देखिए कैसे हो रहा है। तो ये अदर फैसिलिटीज चाहिए। तो यहां क्या हुआ, कॉटन टेक्सटाइल प्लस रॉ सिल्क का बहुत ज्यादा उत्पादन होने लगा। तो ये उत्पादन होने से अब क्या हुआ, यहां मैन्युफैक्चरिंग बूम हो गया। पहला क्या हुआ, एग्रीकल्चरल बूम, और दूसरा हो गया मैन्युफैक्चरिंग बूम। जब ये दोनों बूम हो गया तो इससे क्या हुआ, और ये एक कोस्टल रीजन है, डेल्टा है, कोस्टल रीजन है। तो यहां से मेरी टाइम ट्रेड को, सामुद्रिक व्यापार को बहुत ज्यादा बल मिला। तो ये वॉल्यूम इसका बहुत ज्यादा बढ़ गया, मेरी टाइम ट्रेड ये काफी बढ़ गया। इस कारण से क्या हुआ, बंगाल की प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता बढ़ी। कैसे, ये दोनों ट्रेड हुआ। तो अब ये जो मेरी टाइम ट्रेड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, जब आप अराइवल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज पढ़ते हैं, कंपनीज पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखते हैं सबसे पहले कौन आ रहा है इंडिया में, पुर्तगीज, फिर है डच, कायदे से क्रोनोलॉजिकल ब्रिटिश पहले होगा, लेकिन डच, चूंकि डच समाप्त हो जाते हैं फिर ब्रिटिश रह जाता है, फिर फ्रेंच, डच, फिर ब्रिटिश। तो आप यहां तक लीजिए, फ्रेंच अभी मत लाइए, फ्रेंच बाद में है। तो ये पुर्तगीज क्या कर रहे हैं, ये मेरी टाइम ट्रेड कर रहे हैं। तो भैया मेरी टाइम ट्रेड कैसे करेंगे, आप कोई चीज खरीदेंगे तो कैसे, यहां से सामान तो ले रहा है, क्या ले रहा है, रॉ टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल और ये रॉ सिल्क। तो वो उस समय क्या कर रहा था, आप समझिए उस समय का फेज क्या है, मर्केंटलिज्म, वाणिज्यवाद का वो फेज है, चरण है। और उस समय मेटल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। तो बुलियंस माने सिल्वर, वो क्या हुआ, इस मेरी टाइम ट्रेड के द्वारा भारत में पुर्तगीज के द्वारा इनफ्लक्स ऑफ सिल्वर, इनफ्लक्स ऑफ सिल्वर काफी हुआ, ह्यूज अमाउंट में। तो एक तो एग्रीकल्चरल बूम, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बूम, अब ये मेरी टाइम ट्रेड हो रहा है। तो इसके द्वारा अब वहां क्या हुआ, इनफ्लक्स ऑफ सिल्वर। तो ये सिल्वर आने से इसने क्या किया, एडिशनल बैकअप दे दिया बंगाल की इकोनॉमी को। करेक्ट। तो बंगाल की इकोनॉमी को ये एडिशनल जो बैकअप दिया, इससे वहां के किसान से लेकर वहां के जमींदार तक काफी खुशहाल होने लगे। और इसलिए विदेशी कंपनियां, उससे पहले कहे तो मुगल साम्राज्य, वो वहां पर जा रहा है। क्यों, तो वहां से हमको रिसोर्स का एब्जॉर्प्शन हो। ठीक,
ये एक बहुत बड़ा कारण है। अब क्या होता है, डच भी आ गए और ब्रिटिश भी आ गए। ये जो है पुर्तगीज, वो क्या किया हुआ है, वो वहां पर बनाया है अपना हुगली में एक सेटलमेंट, और वो ट्रेड कर रहा है। अब इसको निकालने के लिए डच और ब्रिटिश ने प्रयास किया कि पुर्तगीज को निकाल दें, पुर्तगीज को बाहर कर दिया, और अब डच और ब्रिटिश व्यापार में वहां हॉबी होने लगे। तो आपको पता होना चाहिए जैसा कि डच का बहुत लंबे समय तक वहां इंटरेस्ट नहीं रहा व्यापार में, चूंकि उसका मसाला व्यापार में, डच को मसाला व्यापार में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो वो इंडोनेशिया और उधर के संबद्ध द्वीपों पर रहा, वहां से वो मसाला अपना ले जाए, मसाला व्यापार में उनको बहुत ज्यादा कमाई थी। ठीक, अब यहां एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट ये है कि मसाला का ही व्यापार क्यों, दूसरा क्यों नहीं, क्यों मसाले का, स्पाइसेस का इतना डिमांड था यूरोपियन कंट्री में एट दैट टाइम। तो फिर देखिए, फिर वहां ज्योग्राफिकल फैक्टर है, आपको पता होना चाहिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोप, वो क्या है, वहां पर मोस्ट ऑफ द ईयर वहां कोल्ड सीजन होता है। तो वो लोग क्या करते थे, जब पिक हो जाता था कोल्ड का ना, तो वहां वेजिटेशन रहते नहीं थे, तो उनके लीव स्टॉक क्या खाएं, और वो खुद भी क्या खाएं, तो वो क्या करते थे, मीट खाते थे। तो उस मीट को वो पेपर्ड एंड सॉल्टेड करते थे, माने नमक युक्त और काली मिर्च एवं अन्य मसालों से उसको एक तरह से फ्रीज करते थे। टेस्ट सेकेंडरी है, उसकी लॉन्गेविटी बढ़ाने के लिए अपने मांस का, मीट का, इसके लिए वो सॉल्ट और पेपर का, काली मिर्च का वो यूज करते थे। इसलिए आप देखते होंगे कि कोची से, कालीकट से भी उधर से वो मसाले में खासकर काली मिर्च का ज्यादा कर रहे हैं व्यापार। तो ये कंसेप्ट यहाँ इनको ये हटा दे रहा है, और तब ये इसकी प्रॉस्पेरिटी बंगाल की हो गई। अब देखिए, तो हमने बंगाल की प्रॉस्पेरिटी देख ली, और हमने ज्योग्राफिकल, तो जियोमॉर्फोलॉजिकल फैक्टर क्लियर हो गया। फिर इकोनॉमिक फैक्टर, ये एग्रीकल्चर बूम, मैन्युफैक्चरिंग बूम, प्लस में मेरीटाइम ट्रेड, देन इनफ्लक्स और सिल्वर। तो ये चार चीज मिलके क्या किया, उसकी इकोनॉमी को प्रॉस्पेरस कर दिया, बंगाल की इकोनॉमी को। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, कि वहां अब लोग फिर ईस्टवर्ड जा रहे हैं, इधर धीरे धीरे सेटलमेंट हो गया, अब लोग ईस्टवर्ड जा रहे हैं। ईस्ट में क्या है कि फॉरेस्ट है, तो लोग फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। अब देखिए, जो वेस्ट का पार्ट है बंगाल का और ईस्ट का, यहां सेटलमेंट हो गया है, यहां अभी पूरा नहीं हुआ है। तो इधर जो लोग आ रहे हैं, जो पेस्टोरल थे, वो चारागाही जीवन, पशुचारण का जीवन जी रहे थे, उससे बेहतर करने के लिए जब एक जगह सारा कुछ समाप्त हो जाए, वो उधर जा रहे हैं। इधर देखिए घने जंगल है, तो वो उसको साफ करके फिर क्या किया, उसको एरेबल लैंड बनाया, सीडेंट्री लाइफ, वहां अस्थायी कृषि जीवन होने लगा, और उसमें क्या हुआ, उनकी प्रॉस्पेरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी, फर्दर जो जा रहे हैं। एक बात जो गौर करने की है, अब देखिए यहां क्या कॉन्सेप्ट है, ये डेंस इलाका है, सेटल्ड है, और यहां पर हिंदू कल्चर को, वेस्ट में हिंदू कल्चर को एडॉप्ट किए हुए हैं लोग, वहां हिंदू ट्रेडिशन पूरे अपने पीक में है, एक रूटीन लाइफ है। लेकिन जो लोग ईस्टवर्ड फर्दर चले गए, जंगल की कटाई करते करते पेस्टोरल से, अब वो पीजेंट्स बन रहे हैं, तो वो जो है अभी तक फुल्ली इंटीग्रेटेड हिंदू कल्चर में नहीं हुए हैं। क्या हुआ, ये फुल्ली इंटीग्रेटेड इनटू हिंदू कल्चर
did not happen. तो इनको क्या है, इनके जो पायनियर थे, देखिए पूरा पेस्टोरल लाइफ है, तो उसमें एक अगुआ होता है, प्रणेता टाइप का है, वो उनको कहते हैं कि तुम साफ करो और यहाँ हम खेती करेंगे, इससे जो उपज होगा खाएंगे, जो शेष बचेगा बेच लेंगे या बार्टर करेंगे, दूसरी जरूरत की चीजें हम लेंगे। लोगों ने कहा ठीक है। अब देखिए सरकार के नजरिए से, नाउ पॉलिटिकल फैक्टर, सरकार को ये है कि रिवेन्यू ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो ये क्षेत्र तो अभी एरेबल है ही नहीं, कृषि योग है ही नहीं, फॉरेस्ट से उस समय कुछ मिल नहीं रहा, तो इन्होंने कहा भाई इसको धीरे धीरे साफ करो, उसमें से हम आपको कुछ ग्रांट भी देंगे, टैक्स फ्री भी करेंगे कुछ, तो ठीक है भाई कीजिए। द इंटेंशन ऑफ द स्टेट वॉज नॉट टू प्रोटेक्ट एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को, धर्म को प्रोटेक्ट करना, संरक्षण देना राज्य का उद्देश्य नहीं था। दो कि वहां पर मुगल साम्राज्य का सूबेदार है, गवर्नर है, लेकिन उद्देश्य वो नहीं था अभी तक, बिल्कुल नॉन रिलीजियस इन नेचर है। ठीक, वो कह रहा है कि भाई लोगों की एफिनिटी अपने अपने धर्म से ज्यादा होती है, तो आप क्या करो, हम आपको फ्री ग्रांट देंगे जंगल में, वहां आप चाहो तो मंदिर बनाओ, चाहो तो आप मस्जिद बनाओ, आप जो बनाओगे वो एक न्यूक्लियस होगा आपके समुदाय का, आपके पीजेंट्स का, और वहां आप खेती करो, उसमें आपको कुछ ग्रांट देंगे, उसमें कुछ टैक्स फ्री लैंड भी होगा। तो अब आप देखिए, जो व्यक्ति, जो समुदाय पेस्टोरल लाइफ जी रहा है, और वो आदमी को अब कृषि अर्थव्यवस्था की तरफ उन्मुख होने का अवसर मिल रहा है, एक स्थायी जीवन को व्यतीत करने के लिए, जहां पर कि उसकी आय भी बेहतर होगी, तो भला क्यों ना करे। तो उसमें जो ज्यादा पायोनियर थे, जो अगुआ उसके थे, प्रणेता, वो मुस्लिम थे। तो इंडिजेनस पीपल, जो वहां स्थायी लोग हैं, वो न तो हिंदू धर्म से जुड़े हुए न मुस्लिम से, वो उन पायोनियर के पीछे पीछे हो लिए, और जंगल को साफ करके क्या करते थे, वो कच्चे घर के मस्जिद बनाते थे, मंदिर भी कुछ बने, लेकिन मस्जिदों की संख्या काफी ज्यादा थी, जो आज भी आपको खासकर बांग्लादेश में, ईस्ट बंगाल क्या है, बांग्लादेश ढाका है, तो बांग्लादेश में आज भी आपको मस्जिद की संख्या बहुत ज्यादा मिलेगी। तो वो क्या करते थे, थैस्ट मस्क, थैस्ट माने बेम्बू के कच्चे, माने वो मस्क मस्जिद बनाते थे, और वो क्या करते थे, जो पीजेंट्स उसके साथ गए, वो जो उनके प्रणेता, जो पायनियर थे, जो धर्म मान रहे थे, उसको वो मानने लगे, और वो कहते थे कि ये पायनियर तो हमारे लिए हॉली मैन है, करिश्मेटिक है, चमत्कारी है, क्योंकि उनमें शिक्षा का अभाव था, उनको तो लिवलीहुड की दिक्कत थी। तो जब लिवलीहुड मिलने लगा, तो भैया हमको 5 रुपए की कमाई है और मुझे 10 रुपए दिखने लगे, तो जिस आदमी के थ्रू मुझे 10 रुपए मिलेंगे, वो तो हमारे लिए ईश्वर समान है। तो उन्होंने क्या कहा कि वो हॉली मैन है, कैरिस्मेटिक है, और वो यही मिथ को एक हिस्टोरिक फिगर बना दिया, और जब वो मरते थे तो वो वही हिस्टोरिक फिगर धीरे धीरे सूफी सेंट का रूप लिया, और उनका श्राइन्स बनने लगा, जहां उनको दफनाते थे वहीं उनकी दरगाह होती थी। तो इस तरह से जब क्या हुआ, पॉलिटिकल, उन्होंने कहा कि उसको ये करो, साफ करो, हम ग्रांट देंगे, ये पॉलिटिकल फैक्टर था। और जब वो लोग फॉरेस्ट कटिंग करके, फॉरेस्ट को क्लियर करके वहां सीडेंट्री लाइफ अपना लिए, तो जो इंडिजिनस लोग थे, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ पायोनियर्स, जो उनके प्रणेता और अगुआ थे, वो उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर बंगाल में ट्रांजिशन का। तो आपने देखा कि कैसे बंगाल में जियोमॉर्फोलॉजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स ने पॉलिटिकल फैक्टर को लीड किया, और अंततः इन तीनों फैक्टर
ने मिलकर बंगाल के सोशल कंपोजिशन में रिवोल्यूशनरी चेंज लाया. In conclusion, we can say that that time the forest majority land become arable land and non-Muslim population become Muslim majority population. Thanks.